जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्यन इंग्लिश पे। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चला है, इस सीरीज़ का नाम है 12th इंग्लिश सीरीज़, 12th लिटरेचर इंग्लिश सीरीज़। बेसिकली 12th लिटरेचर इंग्लिश सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम देखने वाले हैं आज जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत इज़ माई होम, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके द्वारा ये एक भाषण है, बेसिकली ये भाषण है, ठीक है। जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तब उन्होंने संबोधन करते हुए पूरे जनता को, पूरे भारतवासियों को उन्होंने स्पीच दिया था और उस स्पीच को ही हम पढ़ते हैं क्या, भारत इज़ माई होम के नाम से। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं पूरे टॉपिक का लाइन बाय लाइन हिंदी, ठीक है। फिर जो भी हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग होंगे, जैसे आप देख रहे होंगे नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो जो भी वर्ड्स मीनिंग होंगे हम उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। और ये पूरे टॉपिक का जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि जितने भी इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आपको कराए जाएंगे। फिर और भी चीज़ें क्या हमें इसमें देखने को मिलेंगी, तो लास्ट में आपको समरी भी बताया जाएगा और समरी की भी हम लाइन बाय लाइन हिंदी करके बता देंगे आपको। इंग्लिश में वो लिखा हुआ होगा, हिंदी करके हम बताएंगे। तो चलिए पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जो भाषण दिया था उन्होंने, जिसने डिलीवर किया था, जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा कब हुए, तो पैदा हुए ये 1897 को, सॉरी 1897 को, और मरे कब, तो इनकी मृत्यु हुई 1969 में। आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके राइटर हैं। ये पैदा कब हुए, 1897 में, और मृत्यु कब हुई उनकी, तो इनकी मृत्यु हुई 1969 में। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पैदा कब हुए 1897 में, मृत्यु कब हुई 1969 में, ठीक है। फिर देखिए ये कहाँ पैदा हुए थे, तो पैदा हुए थे हैदराबाद के अंदर। कहाँ पैदा हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, हैदराबाद के अंदर। अब कहता है कि वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एमिनेंट। देखिए आप देख पाएंगे, जो भी आपको मीनिंग नहीं आ रहा होगा, एमिनेंट का मीनिंग हमने यहाँ पे लिख रखा है, प्रख्यात, प्रसिद्ध, ठीक है। एजुकेशनिस्ट क्या कह रहा है, तो पूरा लाइन को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि पैदा हुए हैदराबाद में, और कब हुए, तो 1897 के अंदर, और मृत्यु कब हुई 1969 के अंदर, ठीक है। कहते हैं कि वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। कह रहा है कि वो क्या थे, तो कहते हैं कि हमारे सबसे बड़ा महान स्वतंत्रता सेनानियों में, फ्रीडम फाइटर मतलब क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों में एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। मतलब एक एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, ठीक है। फिर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट, बिल्कुल बिकेम नहीं होना चाहिए, बिकेम होना चाहिए, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति कब बने, तो 1967 के अंदर, 1967 के अंदर, ठीक है। फिर कहता है कि जब राष्ट्रपति नहीं बने तो उससे पहले क्या थी, तो कहता है कि अर्लियर, पहले, ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, कि इससे पहले उन्होंने बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। तो आपसे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान रखना हो। जैसे ये बोर्ड पेपर होता है, आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इससे बन रहे हैं। सबसे पहला तो आपसे यही पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ भारत इज़ माई होम, उसका पूछ लेगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि स्टोरी है, पोम है, पोइट्री है, स्पीच है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा
स्पीच। तो इसका आंसर हमें क्या लगाना होगा? तो इसका आंसर हमें स्पीच लगाना होगा। फिर आपसे पूछेगा कि इसके राइटर कौन है? तो राइटर आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर आपसे और ये भी पूछा जाता है ये पैदा कब हुए? तो पैदा हुए 1897 के अंदर। मरे कब? तो इनकी मृत्यु हुई 1969 के अंदर। फिर आपसे ये पूछेगा कि ये भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो 1967 के अंदर। ठीक है। फिर ये राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार राज्य के गवर्नर थे। ठीक है। फिर देखिए आगे अगर हम देखें तो कहते हैं कि भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। कह रहा है कि भारत इज़ माई जो होम है ये क्या है? तो भाषण है, लिया गया है कहाँ से? तो कहता है ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। कह रहा है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं भारत इज़ माई होम ये क्या है? तो एक भाषण का एक्सट्रैक्ट है, एक भाषण का अंश है। कौन से भाषण का? तो उन्होंने जिस भाषण को दिया था 1967 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, जब उसकी वो शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेते वक्त जब उन्होंने भाषण दिया था उसी भाषण से ये एक्सट्रैक्ट है, उसका अंश निकाला हुआ है जिसे हम क्या पढ़ते हैं आज? भारत इज माई होम के नाम से। ठीक है। जब वो भारत के राष्ट्रपति के शपथ ले रहे थे और जब उन्होंने एड्रेस करते हुए लोगों को संबोधन करते हुए कह रहा ना इन हिज फर्स्ट स्पीच एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। कि जब वो पहला स्पीच दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में तो जो भाषण उनका बना उसी को हम क्या कहते हैं आज? तो उसी को हम कहते हैं भारत इज़ माई होम। फिर कहता है क्या कहता है? तो कहता है कि उस भाषण में उन्होंने क्या किया? तो कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस मतलब प्लेज का देखिए यहाँ पे आपको मतलब बताया गया होगा, कहीं पे लिखा है मैंने, नहीं दिया क्या इसमें? कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। प्लेज का मतलब होता है संकल्प लेना। प्लेज का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना। हाँ ये रहा ना प्लेज, संकल्प लेना। प्लेज का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना। कहता है कि वो भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। कह रहा है कि उस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संकल्प लिया, और क्या संकल्प लिया? कि भारत की संस्कृति की समग्रता की सेवा करने का। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट प्लेजेस डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड टेकन या टुक। तो इसका आंसर क्या होगा? टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। ओके। तो हमने क्या क्या देखा एक बार हम देख लेते हैं इनके जीवनी वाली बातें। एक बार मैं रफ करता हूँ सारी चीज़ें और मैं एक बार आपसे रफली पूछ लेता हूँ और आप आंसर कीजिएगा जहाँ भी बैठ करके सुन रहे होंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? तो सबसे पहले यही बात याद रखनी है कि भारत इज माई जो होम है ये क्या है? तो एक भाषण है, एक स्पीच है। ठीक है। दूसरी बात कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा कब हुए? तो 1907 के अंदर। मृत्यु कब हुई? तो 1969 के अंदर। फिर दूसरी चीज़ इससे पूछेगा ये कहाँ पैदा हुए? तो हैदराबाद के अंदर पैदा हुए, हैदराबाद के अंदर पैदा हुए। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 के अंदर बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हम पढ़ते हैं भारत इज़ माई होम इसके राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। पहले पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे लेकिन उसमें एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि उन्होंने किस चीज़ का प्लेज लिया था, किस चीज़ का संकल्प लिया था? तो किस चीज़ का संकल्प लिया था? तो भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करने का। ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि आगे आप सेम पढ़ेंगे लॉयलिटी वाला तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेज उन्होंने किस चीज़ के लिया है? संकल्प किस चीज़ का लिया है? तो संकल्प लिया उन्होंने भारत की संप्रभुता को बरकरार रखने का, सेवा करने का। चलिए तब हम ये स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा? तो हमने यही देखा कि एक भाषण है, एक स्पीच है। और ये स्पीच कब दिया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो ये स्पीच दिया गया है जब वो पहली बार ऑफिस में आए थे तो जनता को एड्रेस करते हुए लोगों को उन्होंने कहा था। क्या कहा था? पहला ही लाइन देखिए, कहता है कि आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैज़ प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कह रहे हैं कि आई मस्ट, ये मोस्ट नहीं है बेसिकली, ये मस्ट है, ये मिस्टेक है टाइपिंग वाले का।
कि आई मस्ट कन्फेस दैट, कह रहे कि मैं इसे अवश्य स्वीकार करता हूँ, मैं इसे अवश्य स्वीकार करता हूँ, डैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड, कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बाय द ट्रस्ट, उस विश्वास से, माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, कि जिस मेरे लोगों ने मुझ में जो विश्वास दिखाया, क्या करके, तो मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, कह रहे वो विश्वास करके मेरे लोगों ने मुझे देश का सर्वोच्च पद पे जो चुना है, उसके लिए मैं लोगों के विश्वास से मैं क्या हूँ, बिल्कुल गदगद हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओवरवेल्म कहने का मतलब होता है गदगद होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। तो पहला लाइन उन्होंने बोला, और पहला लाइन बोलते ही उन्होंने फिर कहाँ गए, तो दूसरा पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि इन्होंने चर्चा फिर किसकी करना स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट कर दिया डॉक्टर राधा कृष्णन की। अगर आपको पता हो तो पहले राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे पे सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, और तीसरे राष्ट्रपति हमारे कौन बन रहे थे, जाकिर हुसैन। तो ये इनकी प्रशंसा तो करेंगे, जाएंगे तो भाई बताएंगे ना कि हमारे जो इससे पहले वाले राष्ट्रपति जो थे कैसे थे, तो उन्हीं के राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, तो सुनिए। सेकंड पैराग्राफ में वो कहते हैं अपने भाषण में, क्या कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। कह रहे हैं क्या कि डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति द प्रेसिडेंसी, कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति को जिस मानसिक उपकरण, यहाँ पे लिखा हो ना मेंटल इक्विपमेंट, अभी ये बताएंगे हम आगे, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा हुआ है कि मेंटल इक्विपमेंट विद्वता की, एरुडिशन का हिंदी क्या है, विद्वता, ठीक है, विद्वता की उपाधि और अनुभवों का खजाना से विभूषित किया, शायद ही ऐसा कहीं पाया जाएगा। मतलब कि आपको अगर पता हो तो जो हम टीचर डे मनाते हैं इन्हीं के नाम पे मनाते हैं। मतलब जो भारत के जब उस टाइम आज़ादी हुई हमारी 1947 में, और 1947 में जब आज़ाद हुआ हमारा देश, आपको पता होगा कि उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे, फिर डॉक्टर राधा कृष्णन, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस टाइम हमारे भारत में। तो जब उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या किया कि लोगों में पढ़ाई की क्या वैल्यू है, लोगों में पढ़ाई को क्या महत्व है, पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को लोगों को बताना स्टार्ट किया। और जब लोगों को बताना स्टार्ट किया तो राष्ट्रपति थे, और जब राष्ट्रपति थे तो लोगों को लगा कि राष्ट्रपति ऐसे थोड़ी ना बोल सकता है, भाई कुछ तो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो लोगों ने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो वही ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ को उन्होंने लाया वो क्या है, तुम्हारा मेंटल इक्विपमेंट है, बहुत बड़ा डिग्री ऑफ एरुडिशन है। तो आपसे ये पूछेगा कि डॉक्टर राधा कृष्ण ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी डैश, ये डैश दे देता है, और ये डैश दे करके पूछेगा तो आपको याद रखना है, सॉरी कितना ही मोटा कर दिया, आपको ये याद रखना है, डैश दे करके ये जब पूछे आपसे तो आपको क्या फिल करना है इसमें, अ मेंटल इक्विपमेंट, ठीक है। फिर देखिए आगे कहता है कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, परसूट मतलब होता है खोज करना, कह रहा है कि उन्होंने पूरी लाइफ अपनी डिवोट कर दी, किसके बारे में कह रहे हैं ये, तो राधा कृष्णन के बारे में। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे अपने लाइफ टाइम के दौरान, पूरे लाइफ टाइम के दौरान उन्होंने किस चीज़ की खोज की, तो नॉलेज की खोज की। अपने पूरे लाइफ को किससे समर्पित कर दिया, तो नॉलेज को समर्पित कर दिया, और किसको, तो ट्रूथ का। तो सेकंड आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्या, कि डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड हिज लाइफ टू द परसूट ऑफ डैश, तो उसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, नॉलेज एंड ट्रूथ, नॉलेज एंड ट्रूथ, ठीक है। फिर देखिए कहता है हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्या कह रहा है कि हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली, कह रहा है कि उन्होंने दार्शनिक विचार, ये फिलोसफिकल थॉट, उन्होंने दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक एंड द वननेस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल, सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता में लाने वाले, समझने वाले, समझाने के लिए शायद किसी अन्य व्यक्ति से तुलना में अधिक किया है। इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ आपको, शायद ये भाषा आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको मैंने अभी ही बताया, क्या बताया कि उस टाइम क्या था कि हमारे भारत के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे।
और जब उतने पढ़े लिखे नहीं थे तब लोगों के बीच में क्या बातें आने लगी कि भाई हमारा राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति अगर कह रहा है तो सही बात कह रहा होगा, तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसी बात को वो कह रहे कि जितना लोगों में इम्पैक्ट आया इस चीज़ को लेकर के, लोगों में जितने इम्पैक्ट आया इस चीज़ को लेकर के, कोई और इंसान इतना नहीं कर सकता था। और जितना हमारे फिलोसफिकल थॉट को उन्होंने बताया जिस तरीके से लोगों के बीच में कि हमारे दार्शनिक विचार क्या हैं और जो हमारा सच्चे आध्यात्मिक मूल्य जो हैं, ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़, इसका महत्व क्या है, ये कोई और नहीं कर सकता था उस टाइम। ठीक है, फिर क्या कहता है, ही नेवर सीज टू द चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी विद एंड जस्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो समझिएगा। कहते हैं कि ही नेवर सीज्ड, ठीक है, वे कभी रुके नहीं टू सपोर्ट। यहाँ पे चैम्पियन कहने का मतलब क्या है, तो चैम्पियन कहने का मतलब है टू सपोर्ट, आप कह सकते हैं टू सपोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समर्थन और जूझना। ठीक है, कह रहा है कि ही नेवर सीज्ड, वो कभी रुके नहीं, वो कभी थके नहीं। ठीक है, टू सपोर्ट द राइट ऑफ ऑल मैन, कि सारे इंसानों को सपोर्ट करना है। ठीक है, उनके राइट को, उनके अधिकार को लेकर के कभी वो पीछे नहीं हटे। और सारे इंसानों को उन्होंने क्या सिखाते रह गए वो पूरे जीवन में, कि कैसे हमें जीना है। तो हमें जीना है डिग्निटी के साथ, और किसके साथ, जस्टिस के साथ। मतलब कि हमें अपनी क्या करना है, तो लोगों को न्याय दिलाना है, उसके साथ कोई इनजस्टिस नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, और अपनी मान मर्यादा को भी हमें नहीं खोना है। तो आपको ये बताएगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने लोगों को क्या समझाया कि कैसे हमें रहना है। तो अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ रहना है, डिग्निटी के साथ, और कैसे रहना है, तो जस्टिस के साथ, मतलब अन्याय नहीं करना है, हमें न्याय के साथ रहना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। अब यहाँ से बारी आती है तीसरे पैराग्राफ की। तीसरा पैराग्राफ का पहला ही लाइन क्या कहता है कि आई कैन ओनली अश्योर यू डैट आई इंटर दिस ऑफिस। अब ये अपने बारे में कह रहे हैं। पहले लाइन में हमने क्या पढ़ा, तो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वो लोगों के प्रति क्या थे, तो बड़ा ही कृतज्ञ महसूस कर रहे थे कि बताओ मुझे इतना खुशी हो रही है कि मुझे क्या किया, लोगों ने सिलेक्ट किया, जो लैंड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, हाईएस्ट ऑफिस है, उस पर मुझे बैठा दिया। और दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा, तो दूसरे पैराग्राफ ने डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहा, जो भी चीज़ें उन्होंने की थी, जो भी उनकी अचीवमेंट थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। अब तीसरे पैराग्राफ में अब वो अपनी बातें बताएंगे क्या, तो तीसरे पैराग्राफ में बताते हैं क्या, तो तीसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि आई कैन ओनली अश्योर यू, कह रहा है कि मैं सिर्फ आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ क्या, कि डैट कि आई इंटर दिस ऑफिस, कि मैं इस ऑफिस में, मैं इस कार्यालय में इंटर किया हूँ, कैसे, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयर फॉर ह्यूमिलिटी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयर फॉर ह्यूमिलिटी कैसे, तो कहता है कि मैं इसमें कैसे इंटर किया हूँ, तो इंटर किया हूँ, पहले पूरा लाइन एक बार ले लेते हैं कि आई कैन ओनली अश्योर यू डैट, कि मैं आपको सिर्फ ये विश्वास दिला सकता हूँ डैट कि आई इंटर दिस ऑफिस, कि मैं इस ऑफिस में इंटर कर इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो भी अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछा हुआ, इस लाइन को आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ इतना दिला सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि मानवता के लिए विनीत भाव एवं पूर्ण समर्पण के साथ मैं इस पद को स्वीकार कर रहा हूँ और मैं इस ऑफिस में क्या कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ एंटर्ड दिस ऑफिस इन अ स्पिरिटफुल डैश, तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, ठीक है, एंड टोटल डेडिकेशन। ये आपको याद रखना होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन अभी मिलेगा भी जब हम लोग इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। फिर देखिए कहता है क्या कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि मैंने अभी ही शपथ ली है किस चीज़ की, तो लॉयल्टी मतलब निष्ठा की, किस चीज़ की, तो निष्ठा की किसके, तो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की। कह रहे कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, कि मैंने अभी ही क्या किया है, तो अभी ही ओथ लिया है, शपथ लिया है किस चीज़ का, तो भारत के संविधान के निष्ठा के प्रति या फिर निष्ठा का।
आ गई बात समझ में। तो ये भी पूछेगा आपसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी डैश। अगर लॉयलिटी पूछे तो लॉयलिटी के सेंस में हमें क्या लगाना है, पहले ही मैंने आपको ये बातें बताई हैं। लॉयलिटी के सेंस में हमें लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, लॉयलिटी के सेंस में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन लॉयलिटी के जगह पे टोटलिटी दे दे, लॉयलिटी के जगह पे क्या दे दे, टोटलिटी। तो टोटलिटी वाला मैंने बताया था कि टोटलिटी वाले में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए प्लेजेस, टोटलिटी में आएगा इंडियाज़ कल्चर। देख पा रहे हैं आप, लॉयलिटी टोटलिटी, बस यही फ़र्क है। ठीक है, लॉयलिटी पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और टोटलिटी पूछे तो इंडियाज़ कल्चर, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, और ये पूछा है। फिर देखिए आगे, अंडरलाइन करते चलूँगा मैं। देखिए फिर तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर कहता है कि आगे, फिर कहता है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कॉम्परेटिवली न्यू स्टेट। कह रहा है कि तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जो हमारा राष्ट्र का संविधान है हमारे भारत देश का, वो कैसा है, तो एक नया है, वो एक नया है, न्यू स्टेट। सॉरी, कह रहा है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कॉम्परेटिव न्यू स्टेट, कि हमारे एक नए राष्ट्र का ये क्या है, तो ये नए राष्ट्र का एक संविधान है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 के अंदर। और आपको कब ये बने हैं, तो ये बने हैं राष्ट्रपति 19, तो कितने देश हमारा आज़ाद हुआ, तो नया ही देश बना है ना। तो ये कह रहे हैं कि कॉम्परेटिवली अगर हम दूसरे देश से तुलना करते हैं तो हमारा जो देश है उस देश का संविधान कब बना है, एक नया देश का संविधान बना है। फिर कहते हैं कि आगे, तो कहते हैं कि विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स। कह रहा है कि इतिहास में, ठीक है, इतिहास में पहली बार इसके पूरे फ्री सिटीजन्स को, मतलब आज़ाद नागरिकों को क्या दिया गया है, तो इनको हक दिया गया है, गिवन टू देमसेल्व्स विच इज़ फ्री सिटीजन, विच इट्स फ्री सिटीजन हैव द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स। ठीक है, फिर कहते हैं इट इज़ द यंग स्टेट। ये जो हमारा अभी देश बना है वो कैसा है, तो युवा है, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं, सिर्फ 20 साल हुए हैं। तो नया नया देश हमारा बना है। देश बनने का मतलब ये नहीं है कि, देश बनने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि भारत उस समय, ऐसा नहीं है कि भारत कहीं से टूट करके नया बन गया है, नहीं, भारत तो पहले भी था। लेकिन फ़र्क अब ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि पहले अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे थे, तो अब हम भारतीय लोग ही मिल करके उसको शासन कर रहे थे। इस वजह से कह रहे हैं वो कि अभी अंग्रेज़ को गए हुए हमारे यहाँ से कितने साल हुए हैं, मात्र 20 साल हुए हैं। ठीक है, इस वजह से हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, स्टेट कहने का मतलब राज्य नहीं है, देश है, हमारा जो देश है वो कैसा है, नया है। लेकिन यहाँ के लोग कैसे हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं वो लोग यहाँ के पुराने हैं, मतलब पुराने लोगों का नया देश है। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज़ इंडिया ऑफ एंशिएंट पीपल, तो आप क्या बताएंगे, यंग स्टेट। ठीक है, फिर कहता है कि हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन पिक्यूलियर वे। कह रहा है क्या, तो कह रहा है कि जैसे ऐसा तो नहीं कि आज़ादी हमें एक दिन में मिल गई थी, आज़ादी तो हमें बहुत लंबी लड़नी पड़ी है लड़ाई। तो जो पुराने लोग थे लड़ते लड़ते थक गए, कितनों की बलि चढ़ गई, कितनी की आहुतियाँ हो गई, कितने शहीद हो गए, कितने मार दिए गए, वो पता ही नहीं था। तो ऐसा तो नहीं था कि हमें एक दिन में आज़ादी मिल गई थी, आज़ादी तो हमें बहुत टाइम से मिली है, बहुत सारी मतलब हम लोग के साथ इतने लोग ने अपनी जान गंवाए हैं कि मत वही। तो कह रहा है यही कि ये जो हमारा देश है ना वो पुराने लोगों का है, नया देश। लेकिन ये कह रहा है कि उन लोगों का है जिन्होंने शताब्दियों के सहयोग से विभिन्न नेताओं के उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा करते हुए विशिष्ट शैली में निखारा है हमारे देश को। कहता है कि आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़। कह रहे कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ खुद से कि मैं सेवा करूँगा उन वैल्यूज़ की, मतलब कि उन वैल्यूज़ को जैसे हमारे पूर्वजों ने खोए हैं, अपनी जान अपनी सारी चीज़ें खोए हैं और खोने के बावजूद भी हम इस आज़ादी को प्राप्त किए हैं। तो जो उन्होंने प्रयास करके हमारे देश को बनाया है, आज़ाद किया है, मैं उस देश को क्या करूँगा, तो मैं उस देश की सेवा करूँगा। मैं ये खुद से क्या करता हूँ, तो मैं ये खुद से शपथ लेता हूँ, खुद से कसम खाता हूँ, खुद से संकल्प करता हूँ। फिर क्या कह रहा है, तो फिर कह रहा है
आगे कि फॉर थ्रू सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम inadequate with the change of circumstances। कह रहा है कि क्योंकि थ्रू सम concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstances। कह रहा है क्योंकि यद्यपि बदलती परिस्थितियों, कह रहा है circumstances change of circumstances, कि यद्यपि बदलती परिस्थितियों के कुछ मूल्य अपूर्ण लगे लेकिन कोई मूल्य होगा। द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड, ये भी पूछा हुआ है, इंटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। कह रहा है लेकिन जो हमारा मूल्य है वो उचित होता है और ना ही अभूतियों के लिए दबाव डालता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद रहे या ना रहे, लेकिन इसके बाद वाला लाइन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये बाद वाला लाइन क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। कह रहा है कि जो हमारा इतिहास है वो ना तो मरा है, इट नॉट डेड, वो मरा नहीं है वो, और ना ही कैसा है वो स्टैटिक है, ना ही वो स्थिर है, ना ही वो मरा है। ठीक है, फिर कह रहा है इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। वो कैसा है तो जिंदा है, और कैसा है तो सक्रिय है, डायनेमिक है, गतिमान है। तो हमारा इतिहास कैसा नहीं है, मरा नहीं है, स्टैटिक नहीं है, एक जगह स्थित नहीं है, वो कैसा है तो अलाइव है, जिंदा है और डायनेमिक है। मतलब ये सारी चीज़ें कौन सी बात को करें, जो हमारे पूर्वजों ने हमारी सारी चीज़ें जो आज़ादी देने में क्या की हैं, अपनी आहुति चढ़ा दी हैं जहाँ प्राणों की, उनकी बातें ये बता रहे हैं। फिर कह रहा है कि एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर। आप देखिए, आपको जिसका भी मीनिंग नहीं आएगा इसमें लिखा हुआ है, जैसे प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग लिखा हुआ है, डायनेमिक लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है, फ्रेशर लिखा हुआ है, सब चीज़ का मीनिंग है। तो आपको जो नहीं आए आप यहाँ से याद कीजिएगा, ठीक है। और जैसे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो हमारा है CCN इंग्लिश बाय ऋषु पटेल, ठीक है, उसमें इसका PDF अपलोड हो जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो कह रहे हैं ये क्या कि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो इतिहास है वो मरा नहीं है, वो स्टैटिक भी नहीं है, वो स्थिर भी नहीं है, वो कैसा है अलाइव है। अलाइव कहने का मतलब क्या है कि जिंदा है, और कैसा है डायनेमिक है, गतिमान है, ठीक है। फिर कहते हैं एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर। और कह रहा है कि इसी में इन्वॉल्व है, इसी में शामिल है, क्या इसी से निर्धारित होगा, क्या निर्धारित होगा तो द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, कि हमारा जो प्रेजेंट का क्या क्वालिटी है, हमारे प्रेजेंट का क्या गुण है, ठीक है, और हमारे फ्यूचर का क्या प्रारूप है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा इतिहास है वही गवाह है कि हम प्रेजेंट में कैसे स्थिति में हैं और फ्यूचर में हमारा कैसा स्थिति रहेगा, हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ का निर्धारित किससे होगा तो हमारे इतिहास से। आई थिंक ये आपको थर्ड पैरा समझ में आया होगा। अब यहाँ से फोर्थ से स्टार्ट होगा हमारा, और फोर्थ भी बहुत बड़ा नहीं है, इसमें आई थिंक 8 या 9 पैराग्राफ हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो अब हम फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, समझिए। कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कह रहे हैं कि इसके निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया इज इंडीड जो है वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, क्या द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या तो कहते हैं कि इंडीड वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास कौन है, हमारे राष्ट्र का मतलब विकास का सबसे इम्पोर्टेंट कौन है तो वो है रिन्यूअल, जो नवीकरण है हमारा, ठीक है। फिर कहता है क्या आगे, तो आगे कह रहा है इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। कह रहा है यस, किसका मामला है, ये किसका व्यवसाय है, ये मामला किसका है कि यह है बिजनेस का। कह रहे हैं मतलब आप ऐसे समझ लें, ये भी किसको जोर दे रहे हैं तो ये जोर दे रहे हैं एजुकेशन को, क्योंकि ये थे कैसे एजुकेशनिस्ट थे,
मतलब ये क्या थे, तो पढ़ाई से रिश्ता रखने वाले बहुत पढ़े लिखे इंसान थे ये। तो वही ये कह रहा है, क्या कह रहा है समझिए। तो कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे बने, ये तो पास्ट पे पता चलेगा कि हमारा पास्ट में कैसा फ्यूचर, पास्ट में हमारा कैसा था, उससे निर्धारित करेंगे कि हम प्रेजेंट में कैसे हैं, फ्यूचर में कैसे होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर वास्तव में बने, तो हमें क्या करना होगा, तो जोर हमें किस पे देना होगा, एजुकेशन पे देना होगा। मतलब कि एजुकेशन ही हमारा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। फिर कहते हैं कि एज आई सी इट, कि जैसा मैं इसे देखता हूँ, जैसा मैं इसे समझता हूँ, कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा हमारा एजुकेशन। कहता है कि द टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कह रहा है कि इस मिनिस्टर मतलब टू सपोर्ट है यहाँ पे, कि टू मिनिस्टर मतलब इस कांस्टेंट जो हमारा लगातार क्या चल रहा है, निरंतर जो नवीकरण चल रहा है, इस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, तो सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ। फिर कहते हैं एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन डैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली, और कह रहे कि मुझे यह अनुमान माफ़ किया जा सकता है कि इस उच्च पद के रूप में मुख्य रूप से हैं। क्या मतलब इसका, तो कह रहे कि मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन ही हमारा क्या कर सकता है, तो नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर को बढ़ावा दे सकता है, नवीकरण करते रहें तो। लेकिन हो सकता है कि मेरा जो पूर्वानुमान है, प्रिजम्पशन है, ये गलत भी हो सकता है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, मुझे माफ़ करिएगा। फिर कहते हैं कि क्या, कि इफ़ नॉट इंटरनली, अगर पूरी तरीके से नहीं, बिन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ एजुकेशन ऑफ माई पीपल। क्या कह रहा है कि मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण मैं ऐसा कह पा रहा हूँ कि नहीं, जो भी होगा वो कौन करेगा, तो वो एजुकेशन ही करेगा। क्योंकि अगर मान के चलो, अगर हम डेवलपमेंट कर पाते, कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हम चांद पे भी नहीं जा पाते। एक मिनट अच्छे से, अरे ये साइट वालों की ये दिक्कत है, जस्ट मिनट। हाँ हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, तो एजुकेशन का है। और मुझे अपने लोगों के साथ में इतने दिन से रह रहा हूँ, उस चीज़ की ही वजह से मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये सारी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर को अगर हमें आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, तो एजुकेशन पे जोर देना होगा। फिर देखिए कहता है कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कि इंपॉर्टेंट है, समझना है कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन, यहाँ पे ये ब्लैंक पूछेगा आपको कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यहाँ पे आपको डैश देगा और ये आपको भरना होगा कि डैश इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एजुकेशन। ठीक है। कहता है कि आई मेंटेन, मैं मानता हूँ, डैट कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कि राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन कौन है, शिक्षा। कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख क्या है, साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। फिर कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, तो फिर आगे कहते हैं कि एंड डैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और क्या कह रहे हैं ये, तो कह रहे हैं कि और शिक्षा की गुणवत्ता, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व है, शामिल है किस चीज़ में, तो द क्वालिटी ऑफ नेशन। द क्वालिटी ऑफ नेशन, कह रहे हैं कि जो शिक्षा की क्वालिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो क्वालिटी ऑफ नेशन पे। कि मतलब आप कितने डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं। अब मान के चलो कि आप पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान का शिक्षा स्तर क्या ही है, अफ़गानिस्तान में शिक्षा स्तर क्या ही है, आप नेपाल में, सब भारत आ रहे हो पढ़ने, नेपाल से, बांग्लादेश से भारत आकर के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उनका क्या है, तो वो क्या है, उनका क्वालिटी क्या है, राष्ट्र का सही नहीं है, इस वजह से वो शिक्षा भी उनकी सही नहीं है। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि जो हमारा क्वालिटी है, एजुकेशन की जो गुणवत्ता है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भी डिपेंड करता है राष्ट्र की गुणवत्ता के ही ऊपर। ठीक है। तो ये हमने तीसरा पैराग्राफ आई थिंक ख़त्म, नहीं तीसरा नहीं, चौथा पैराग्राफ हमने ख़त्म कर दिया। अब पाँचवें की बारी आती है। अब पाँचवें में ये क्या कहते हैं, तो पाँचवा भी बहुत नहीं है, देखिए कहता है आई देयरफॉर, इसलिए मैं
प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आर पास्ट कल्चर फ्रॉम wheresoever it may have been come and by whomsoever it have been contributed. अब समझिए बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आई देयर फॉर प्लेस माई सेल्फ, कह रहा है कि इसी वजह से, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तो मैं कसम खाता हूँ या संकल्प लेता हूँ खुद से, किस चीज़ की, तो भारत का जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पास्ट का कल्चर है, इतिहास का कल्चर है, संस्कृति है, उस चीज़ की लॉयल्टी की, उस चीज़ की निष्ठा की। तो एक जगह लॉयल्टी किसका था, तो भारत के संविधान की, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरी जगह क्या है, और पास्ट कल्चर की, ठीक है, फ्रॉम वेयर सो एवर इट में हैव बीन कम, कह रहे कि ये चाहे जहाँ से भी हमारा ये जो पुराना संस्कृति है, जो हमारी ऐतिहासिक संस्कृति है, ये जहाँ से भी आए हैं, उसका मैं क्या करता हूँ, कसम खाता हूँ कि जैसे है ये, वैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, बरकरार रखूँगा। एंड बाई होम सो एवर इट में हैव बिन कंट्रीब्यूटेड, और कह रहा है कि चाहे ये जिसके द्वारा भी लाया गया है, जिसके योगदान से ये हमारे ट्रेडिशन बने हैं, ये हमारे परंपरा बने हैं, ये हमारा कल्चर बना है, संस्कृति बना है, मैं इसको वैसे ही बरकरार रहूँगा। मैं इस चीज़ का निष्ठा से प्लेस ले रहा हूँ, निष्ठा से मैं क्या कर रहा हूँ, तो निष्ठा से बिल्कुल ही संकल्प ले रहा हूँ कि जैसे हमारा ये चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर क्या करें कि आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज माई कंट्रीज कल्चर, और ये भी कह रहे हैं कि मैं ये भी कसम खा रहा हूँ कि मैं सेवा दूंगा, और मैं क्या करूँगा, प्रतिज्ञा ले रहा हूँ क्या, कि जो भारत की सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कल्चर, इंडियाज़ कल्चर, कि भारत का जो टोटल समग्र कल्चर है उसका भी मैं कसम खा रहा हूँ कि जैसा हमारा देश चल रहा है वैसे ही चलेगा। फिर देखिए ये कितना ये प्लेज लेते हैं, संकल्प लेते हैं। फिर कहते हैं कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कह रहे हैं कि मैं धर्म या भाषा के बावजूद रिलीजन एंड लैंग्वेज, भाषा के बावजूद अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा रखता हूँ। होता है ना, जैसे भाषण ये देखते होंगे आप, अगर आपने कभी भी ओथ सेरेमनी देखा हो किसी नेता को, अगर आपने शपथ ग्रहण देखा हो तो देखते हैं वो कसम खाते हैं। तो वही चीज़ें ये चल रही हैं कि मैं कसम खाता हूँ, ठीक है, कि मैं अपने भाषा या फिर धर्म के बावजूद अपने देश के प्रति क्या करूँगा, निष्ठा रखूँगा। फिर कहते हैं आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, और क्या मैं ये भी वादा करता हूँ, मैं ये भी कसम खाता हूँ कि मैं जो काम करूँगा इसके स्ट्रेंथ के लिए करूँगा, इसको ताकतवर बनाऊँगा, इसके अपनी एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर, मैं इसके क्या करूँगा, मैं ये भी कसम खाता हूँ कि मैं इसके ताकत बढ़ाऊँगा, मतलब विकास कराऊँगा, और इसके प्रोग्रेस कराऊँगा, प्रगति कराऊँगा, ठीक है। फिर कहते हैं एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, कह रहे हैं क्या, तो मैं अपनी ताकत और प्रगति के लिए जाति, रंग या पंथ के भेद किए बिना लोगों के कल्याण करने की काम की प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ निष्ठा से, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं द होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा घर है और इसका जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो क्या है, मेरे परिवार हैं। फिर कह रहे हैं कि द पीपल हैव chosen टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टन टाइम, कह रहे हैं कि लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए अपने परिवार का क्या बनाया, मुखिया। आपको भी पता होगा कि आपका परिवार हो, मेरा परिवार हो, जिसका भी परिवार हो, उस परिवार के अंदर कोई ना कोई एक मुखिया होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो भारत देश है वो मेरा क्या है, तो वो मेरा घर है, और उस घर का मैं क्या हूँ, मुखिया हूँ, और लोगों ने मुझे चुना है कि कुछ दिन के लिए आपको मुखिया बनाया गया, मतलब आपको पूरे भारत को संभालना है। दुर्भाग्यवश ये बेचारे 2 ही साल संभाल पाते हैं और ऑफिस में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर कहता है इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, कह रहे कि यह मेरा सबसे मजबूत प्रयास होगा कि इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए, मतलब मेरी जितनी ताकत होगी मैं इसके डेवलपमेंट में लगा दूंगा कि कैसे हमारा कंट्री क्या हो, डेवलप्ड हो। फिर कहते हैं कि अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, कह रहे हैं एक योग्य लोगों के लिए योग्य घर,
जो एक न्यायपूर्ण और समृद्ध और सुशोभित जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे। ठीक है, फिर देखिए आगे, ये जितने भी वर्ड हैं आप याद करने की कोशिश करेंगे। 6 पैराग्राफ, आई थिंक कितने हैं अभी, चलिए 9 तो छोटा ही है, 8 भी ठीक ही है, थोड़ा 7 में टाइम लगेगा ना, 6, चलिए 6 ही ठीक ही है, ज़्यादा नहीं है। कहता है कि द फैमिली इज़ बिग। पहले तो इन्होंने पूरे भारत को क्या बताया, भारत के लोगों को क्या बताया, अपने परिवार के हिस्सा बताया, और घर किसको बताया, भारत को। कहते हैं कि द फैमिली इज़ बिग एंड बिग, कह रहा है कि जो हमारा परिवार है वो बहुत बड़ा और बड़ा है, बहुत बड़ा है, एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इन कन्वेंटियंटली, ठीक है, कह रहा है कन्वेंटली एट फास्ट पेस। कह रहा है कि जो हमारा परिवार है बड़ा बड़ा और बड़ा है, बहुत बड़ा है, और लगातार असुविधाजनक रूप से तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब हमारा पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, तो और तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, मतलब परिवार की संख्या हमारी क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनएस्पेरेंटली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ इज इन हिज ऑन वे। कह रहा है कि हम में से प्रत्येक को अपने जीवन के निर्माण में, प्रत्येक को अपने तरीके से असमान रूप से भाग लेना होगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं तो हमें काम करना होगा और ढंग से करना होगा। मतलब अपने पार्टिसिपेट अगर करेंगे तभी हमारा देश क्या होगा, तो हमारा देश डेवलप्ड हो पाएगा। फिर कह रहे हैं कि फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ आर सो डिमांडिंग। कह रहे हैं क्या कि अगर हम आकार के हिसाब से देखते हैं तो जो हमारा आगे है, क्योंकि हम उस टाइम कितने ही होंगे आप खुद समझ सकते हैं। 1947 में आज़ाद हुए, 1967 में ये बन रहे 20 साल, 20 साल में हम कितने डेवलप्ड होंगे, कुछ नहीं होगा बिल्कुल, न खाने के होंगे न कुछ होंगे। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि जो हम हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप्ड कर पाएँ तो आप सभी का साथ चाहिए, आपको भी काम करना होगा, आपको भी पार्टिसिपेट करना होगा। और क्या पार्टिसिपेट, ये भी कह रहे हैं कि इतना आसान भी नहीं है। कह रहे हैं ना कि फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, मतलब कि हमारे सामने जो कार्य है ये जो डेवलपमेंट वाला, वो इतना आसान भी नहीं है, बहुत बड़ा है, तो बहुत मेहनत से काम करनी होगी। फिर कह रहे हैं कि डैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। क्या कह रहे हैं, थे बड़ा ही ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि अगर मैं आऊँ और अपने पद पे सिर्फ बैठ जाऊँ और बैठ करके मौज काटने लग जाऊँ, तो जो लोग ने मुझे बनाया ना मुझे राष्ट्रपति, वे सारे लोग कैसे हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में कैसे फैलेगा, तो बिल्कुल एंडेमिक की तरह, बिल्कुल एंडेमिक की तरह बैठ जाएगा, फैल जाएगा लोगों में। तो उसी की देखिए कह रहे हैं, हिंदी में भी लिखा है मैंने क्या, कि डैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉन्ट्स और लेस्ट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। कह रहा है कि कोई भी वापस बैठने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं आऊँ ऑफिस में चुपचाप बैठ जाऊँ। जैसे अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोगों में किस चीज़ का, निराशा देखने को मिलेगा, और निराशा बिल्कुल एंडेमिक की तरफ फैल जाएगा, बिल्कुल जैसे कोरोना फैला था उस तरीके से फैल जाएगा। कि बताओ कैसा हम लोग ने राष्ट्रपति चुन लिया, लगता है हमारा देश ही बेच देगा, कोई डेवलपमेंट करेगा ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें उन लोगों के बीच में चलने लग जाएगी। तो एंडेमिक की तरह हमारे पीपल के बीच फ्रस्ट्रेशन फैल जाएगा। फिर कहता है कि द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क। कह रहा है कि जो सिचुएशन है हमारी, जो परिस्थिति है हमारी, अभी कितने पिछड़े हुए हैं हम, 20 साल आज़ाद हुए हैं, कितने पिछड़े हुए हैं। उस सिचुएशन में हमारे जो भारत माता है, हमारा जो देश है, वो देश क्या मांगता है हमसे, तो सिर्फ काम काम और काम। और कैसे काम, तो साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, कि बिल्कुल चुपचाप। ऐसा नहीं कि हमने काम किया, जिस दिन करना था हमें 7 घंटा, हमने कर लिया 10 घंटा और चिल्ला रहे हम तो 10 घंटा काम कर लिए, 7 ही घंटा करना था। नहीं, वैसा काम नहीं, बिल्कुल साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, बिल्कुल मूक मतलब बिल्कुल चुप और ईमानदारी से काम करना। और कैसा, तो सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण की। फिर कहते ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की संपूर्ण समग्र सांस्कृतिक जीवन के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री डिमांड्स ऑफ अस, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, वर्क एंड मोर, याद रखिएगा। ठीक है,
फिर देखिए इसमें भी है वोकेबलरी, आप कर लीजिएगा। सेवन्थ बड़ा ही सॉरी 7 नहीं 6 7 7 2 बार, अच्छा ये वर्ड में नहीं है ना, ठीक है। देखिए 7 बड़ा ही ज़बरदस्त पैराग्राफ है। क्या कहते हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। कह रहे कि मैं जो आपको कह रहा हूँ काम करने को, इसके अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। इसके 2 एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं उनकी बात बताएंगे ये। इसके 2 पहलू हैं, क्या क्या? वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। पहला काम तो ये है कि आप खुद पे काम करें, और दूसरा किसके लिए काम करें? तो अपनी सोसाइटी के लिए, ठीक है। फिर कहे कि दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। कह रहे कि वे पारस्परिक रूप से, अगर देखें हम परस्पर देखें तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे समझिए आप कि जैसे मैं भी अपने आप को अमीर बनाने के चक्कर में हूँ, आप भी अपने आप को बनाने के चक्कर में हो, तो आप और हम तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी का क्या होगा? कुछ नहीं। तो आप खुद पे भी काम कीजिए, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी, जैसे मान के चलो कि आप भी अमीर हैं, हम भी अमीर हैं, कमा रहे हैं पैसे जब आ करके, और कमाने के बाद अगर हम दोनों ने मिल करके या फिर हम लोग मिल करके एक सोसाइटी में पार्क लगा दें, रोड बनवा दें, सड़क बनवा दें, बहुत सारी चीज़ें करवा दें हम लोग, स्ट्रीट लाइट लगवा दें, कोई लाइब्रेरी बनवा दें, या कोई ऐसा स्कूल खोल दे जिसको पूरा सोसाइटी मिल करके ही चला रही हो, उसको रन कर रहा हो, तो क्या इससे हमारा समाज नहीं होगा? तो वही ये चीज़ कह रहे हैं कि 2 चीज़ है क्या, कि अगर आप खुद पे काम करते हो, अपने सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो ये आपस में क्या है? रिलेटेड है। मतलब एक चीज़ डेवलप्ड होगा तो दूसरा चीज़ अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वही ये चीज़ कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि क्या इसी चीज़ को वो आगे इलाबरेट करेंगे, कहेंगे कि द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट as a free person and under self-imposed discipline which alone can render that development possible। क्या करें? एक व्यक्ति के स्वयं के काम का उद्देश्य एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास के प्रति आग्रह का पालन करना है, और स्वयं द्वारा थोपा हुआ अनुशासन जो उसे अकेले उस विकास को संभव बना सकता है। वही चीज़ें ये घूम कर करना चाह रहे हैं जो हमने आपको बताया। फिर कह रहे हैं क्या? इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मॉरल पर्सनैलिटी, वीन कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। कह रहा है कि इसका अंतिम उत्पाद एवं निःशुल्क नैतिक व्यक्तित्व है, हम केवल अपने जोखिम पर ही इस अंतिम उत्पाद की उपेक्षा कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि दिस एंड प्रोडक्ट, सॉरी क्या कहना चाह रही है, हाँ, कह रहा है कि दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which it privileged to serve to a better or juster and most graceful way of life। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी हिंदी ही डायरेक्ट आप पढ़िए, समझ में आएगा। वही सारी बातें आने वाली जो मैंने आपको बताया कि इसका अंतिम उत्पाद, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं क्या? तो अंतिम उत्पाद कहने का मतलब क्या है, ये शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। अंतिम उत्पाद कहने का मतलब ये है कि हम अगर खुद की डेवलपमेंट करते रह जाएं और सोसाइटी को ना देखें तो इस चीज़ को क्या होगा? कोई डेवलप नहीं हो पाएगा, खुद की डेवलपमेंट पे आप रह जाएंगे केवल। इस वजह से उसको वो एंड प्रोडक्ट कह रहे हैं कि अगर हम एंड प्रोडक्ट को अगर छोड़ना चाहें कि सोसाइटी को डेवलपमेंट नहीं करना है, तो अपने रिस्क पे छोड़ेंगे, अपने पेरिल पे छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं इस वाले का कि इसका अंतिम उत्पाद मतलब क्या? समाज के अगर नहीं करना है तो समाज की सन्निकट के लिए स्वयं को चाहने और व्यायाम करने के बिना अपने आप को बनाए नहीं रख सकता, जिसे बेहतर न्यायपूर्ण और जीवन की अधिक सुंदर तरीके से सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। वही बात है कि अगर आपने समाज को करना है तो आप खुद पे काम करेंगे तो सिर्फ नहीं होगा, आपको समाज के लिए भी करना होगा। फिर कहते हैं द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस। कह रहे हैं कि सामूहिक समाज अस्तित्व के संगत अग्रिम के बिना व्यक्ति पूर्णता में नहीं बढ़ सकता है। लेटर रिजॉल्व द होल हार्टली एंगेज इन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल। कह रहे हैं कि आइए हम काम इन पहलुओं को करते हैं और पूरे दिल से लगते हैं, व्यक्तिगत मतलब खुद का विकास
और दूसरा समाज का विकास। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कितने डेवलपमेंट की बात की है, तो 2 डेवलपमेंट की। क्या? तो पहला एक व्यक्तिगत और दूसरा क्या? तो दूसरा सोशल, अपनी सोसाइटी की, अपनी समाज की। चलिए फिर देखिए, अब हमारा 8 और 9 यहाँ से स्टार्ट होता है, बड़ा ही छोटा छोटा है, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उनका स्पीच, और फिर अगले क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे होंगे। क्या कहते हैं कि दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। कह रहे कि अगर हम ऐसा करेंगे, दो जो हमने दोहरे बताया ना कि दोहरा प्रयास हमारा क्या क्या है, खुद का डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो हमारे राज्य के जीवन का एक विशेष स्वाद होगा। हमारा मतलब राज्य बहुत अच्छे तरीके से विकास करेगा। आप समझ लीजिए ना कि आज हम और आप क्या देखते हैं, हम बस यही देखते हैं कि हमारे पास अगर पैसे हैं तो अगर बगल वाला हमारा पड़ोसी गरीब होता है उसको 1 रुपये देते तक नहीं है। लेकिन यही अगर मान के चले कि हमारी और आपकी सैलरी अच्छी खासी हो और मैं उसको अपनी सैलरी का 10% भी दे दूँ तो वो भी इंसान अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं देते हैं। तो हम आज क्या है, अपने पेट भरने में मतलब सोसाइटी पे काम नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी पे हमने सरकार को छोड़ दिया है। जैसे आपके गली में छोटा ही सा सड़क है, आप और हम नहीं बनाते, अरे सरकार बनवाएगी, ठीक है, छोड़ देते हैं कह कर, जो कि गलत है। अगर हम चाहें तो आप और हम मिल करके बनवा सकते हैं। तो वही बात को ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करने लग जाए तो हमारा देश क्या हो जाएगा, विकास कर जाएगा। फिर कहते हैं कि आगे कि फॉर द स्टेट टू अस, क्या लिख देंगे, विल नॉट, एक और एल होना चाहिए, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कह रहे कि हमारे लिए राज्य केवल शक्ति का संगठन नहीं है बल्कि एक नैतिक संगठन है, एक नैतिक संगठन है। फिर कहते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परेमेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। कह रहे हैं कि यह हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी के राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है। मतलब ये जो हमें देश मिला है वो देश इतनी आसानी से नहीं मिल गया है। बहुत सारे क्या चलाए गए हैं, तो बहुत सारे मुक्ति आंदोलन चलाए गए हैं, लिबरेशन मूवमेंट चलाए गए हैं, तब जाकर के हमको ये देश मिला है। इतने आसानी से नहीं मिला है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसे कैसे डेवलप बनाएं। ठीक है, फिर कहते हैं दैट पावर शुड बी ओनली यूज फॉर मोरल पर्पसेस। द पीस कह रहे हैं कि दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, मतलब इस शक्ति का जो उपयोग है सिर्फ किसके लिए करना है, तो नैतिक उद्देश्यों के लिए करना है। ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ आतंक फैलाने लग जाए। फिर क्या, द पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्स टू वर्क फॉर। कह रहा है कि बलवान की शांति वही है, मतलब एक ये कोट देना चाहते हैं क्या, कि बलवान की शांति वह है जो यह काम करने के लिए खुद को समर्पित करे। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि शक्ति का शांति वही है, बलवान का शांति वही है, इज व्हाट वो है, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ, कि हमें खुद को समर्पित कर देना किसके लिए, काम के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको 8 भी समझ में आ गया होगा। फिर देखिए 9th है, 9th बहुत लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा है। कहता है कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल डैट, कहता है कि मुझे अपने लोगों पे पूर्ण विश्वास है। जाकिर हुसैन कह रहे हैं लोगों को बताते हुए कि कैसे हमें काम करना है अपने सोसाइटी के लिए और खुद के लिए, और उसके बाद वो कहते हैं कंक्लूड करते हुए सारी चीज़ों को कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों पे पूर्ण विश्वास है। दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्यूजिड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। कह रहे हैं कि वे इस दोहरा कार्य क्या आपको पता है, संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को सामने लाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ तुम ऐसा करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों पे। लेकिन कहाँ कोई कर पाया भाई, आज तक ऐसा नहीं हो पाया। विश्वास बेचारे का विश्वास ही लगता है, इसी वजह से बेचारे 2 साल के अंदर ही निकल लिए, अफसोस होता होगा। ये खैर मजाक की बात है। फिर कहते हैं कि इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरा सौभाग्य हो गया, तो कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैंटिंग एंटरप्राइज, कि इस मनोरंजक कार्य को अपना योगदान दें। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पैराग्राफ 9th भी ख़त्म हो गया और ये पूरी तरीके से हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को और क्वेश्चन आंसर भी आपको इसके टेलीग्राम चैनल जो आपका है, टेलीग्राम चैनल क्या है, CCN इंग्लिश
बाई रिशु पाटिल। इस चैनल पे आपको उसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आप जाकर के वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और दोस्तों को बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।